स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम द हिंदू एडिटोरियल में से दो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। बेसिकली जो हम आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं वो हम यूपीएससी के पर्पज़ से और अदर जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है उन सब के लिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं वही आर्टिकल्स। आज जो यहाँ पे जो आर्टिकल डिस्कस हुए हैं उनको हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल को आज हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया गया है उसका नाम है एग्रीकल्चर रेड रिवाइवल एज फ्लॉड क्लेम, और जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है ड्रॉ डाउन इन इराक। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आज से 5 बजे करंट अफेयर्स की एक क्लास स्टार्ट हो रही है जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रीलिम बूस्टर्स, पीआईबी वगैरह और करंट अफेयर्स डेली के आपको वहाँ पे मिलेंगे। और ये 2 दिन हमारे आर्टिकल्स पब्लिश नहीं हो पाए, उसका रीज़न ये रहा। हो क्या रहा है इस कोविड में कि इस लॉकडाउन में जो डिवाइसेस है ना वो ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे कि कल मेरा डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे ख़राब हो गए, जिसके कारण हम अनेबल रहे आपको वीडियो देने में। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपको वीडियोस मिले। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा जो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया गया है। उस आर्टिकल का कंटेंट है एग्रीकल्चर ऑफ रूरल। इस आर्टिकल में एग्रीकल्चर को लेकर बात बोली जा रही है। कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन को महामारी में आज सब बंद था, जिससे हर एक सेक्टर में फॉल आया है। लेकिन इस लॉकडाउन में एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां ग्रोथ देखने के लिए मिली है, इस कोविड-19 में से इकॉनमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भर गया, जिसके लिए पास्ट में कहा यह गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले समय में देश की इकॉनमी को उठाने में हेल्प करेगा। जिसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, जैसे पहला दिया गया भारत की फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3.7% तक इंक्रीज़ हुआ है 2019 के मुकाबले इस बार। और जो सेकंड दिया गया है वीट की प्रिक्वायरमेंट 12.6% तक इंक्रीज़ हुई 2019 के मुकाबले में। इन आर्ग्यूमेंट से एग्रीकल्चर एक रोबस्ट सेक्टर बनी है। लेकिन अगर इसका दूसरा साइड देखें तो इस लॉकडाउन में प्रोडक्शन के साथ साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हुआ है पहले के मुकाबले। इस साल का फूड इन्फ्लेशन 9.2% तक रहा इस ईयर के एक क्वार्टर में, जिसकी वजह से एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में काफ़ी बड़ा। और तीसरा पॉइंट बोला जाता है कि 2020 में खारिफ फसल का साइज 14% तक इंक्रीज हुआ 2019 के कंपैरिजन में। खारिफ की फसल के साथ साथ ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र की सेल भी इंक्रीज हुई। तो बोला जा सकता है कि एग्रीकल्चर इकॉनमी में रिकवरी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी इस समय है। गवर्नमेंट द्वारा लाए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में से कुछ पार्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे अच्छे आउटकम्स निकल सकेंगे और इकॉनमी को रिवाइव किया जाएगा। इस लॉकडाउन में नॉर्दर्न स्टेट्स की सभी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सबसे ज़्यादा कोशिश ये रही कि ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जाए, जिससे हर एक उस इंडिविजुअल को खाना दिया जा सकेगा जो अपने अपने स्टेट्स में वापस लौट कर जा रहे थे। जिसके लिए रावी वीट का प्रिजर्वेशन हाई रहा 2020 में। और आगे बोला जाता है कि ऑफिशियल डेटा के अनुसार सिर्फ 13.5% पैडी फार्मर्स और 16.2% तक वीट फार्मर्स इंडिया में ऐसे थे जिन्होंने अपनी क्रॉप्स को उन गवर्नमेंट एजेंसीज को सेल किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। लेकिन बाकी जितने भी फार्मर्स थे उनकी क्रॉप्स को प्राइवेट ट्रेडर्स को सेल किया गया लोअर प्राइस पर, जो प्राइस एमएसपी से बहुत कम था। फार्मर्स के लिए मार्केट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे वे अपनी क्रॉप्स को एजेंसी के साथ साथ मार्केट में सेल कर सकें। इस बार की मार्केट में टोटल 15 क्रॉप्स मेजर रही इस लॉकडाउन में, मार्च 15 से लेकर जून 30 तक में। लेकिन इस टोटल 15 क्रॉप्स के बावजूद भी ये मार्केट लेवल से काफ़ी कम रही थी। मार्केट की डिमांड फुलफिल कर पाती थी, जिससे पैडी, लेंटिन, टोमेटो, बनाना, इन सभी क्रॉप्स के कारण 2020 की मार्केट में इनका शेयर 75% से ज़्यादा रहा। वीट, बार्ले, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज और लेडी फिंगर जैसी क्रॉप्स 50% से 75% तक मार्केट में शेयर रहा जिनका। लेकिन ग्राम्स, पिगन, पीस, ऑनियंस, पीस और मैंगो की क्रॉप्स काफ़ी कम रही मार्केट में इस बार। वीट एक इम्पोर्टेंट रावी क्रॉप रही इस साल, जिसमें 61.6% तक शेयर रहा मार्केट में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की गई किसानों द्वारा इस लॉकडाउन में। खेती अच्छी हुई क्रॉप्स की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मार्केट ना लगना, सप्लाई चेन्स रुक गई, मंडीज बंद रहीं और कंज्यूमर की फूड डिमांड में फॉल
आना शुरू हुआ, जिसके कारण किसानों द्वारा उनकी इनकम में लॉस हुआ इन सब से, जिसके कारण इन क्रॉप्स को प्रिजर्व ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कुछ नहीं पता था कि कब सप्लाई चेन्स दोबारा स्टार्ट होंगी। जिसके लिए लॉस से बचने के लिए उन्होंने अपनी क्रॉप्स को प्राइवेट ट्रेडर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया था। फार्मर लॉस के साथ साथ मिल्क, मीट और पोल्ट्री सेक्टर्स में भी लॉसेस हुए। पोल्ट्री इंडस्ट्री को 25,000 करोड़ तक का लॉस हुआ इस कोविड-19 की महामारी में। तो बात करते हैं कि इस कोविड में कैसे इन्फ्लेशन रहा और प्राइसेस उनके कैसे रहे गुड्स के। इस कोविड-19 में गुड्स की सप्लाई चेन रुकने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगा और जिससे ट्रेडर्स के प्रॉफिट का मार्जिन कम होता गया। आगे बोला जाता है कि इस साल की होलसेल मार्केट में 15 एग्रीकल्चर गुड्स के रेट फॉल हुए हैं इस लॉकडाउन में, जिसमें पैडी रेट 1730 पर क्विंटल था मार्च 23 तक, लेकिन जून 30 आने तक जिसमें रेट में गिरावट आई, जिसका रेट हुआ 1691 पर क्विंटल पर सेटल हुआ जो जाके। वीट का एवरेज प्राइस की बात करें तो जिसका अप्रैल मंथ में 2045 पर क्विंटल था, लेकिन जो फॉल होकर रह गया 1865 क्विंटल। और कुछ वेजिटेबल्स के प्राइसेस ऐसे रहे जिनके प्राइस लॉकडाउन के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं काफ़ी। इस इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल लेवल्स पर खेती करने वाले फार्मर्स सेलर्स नहीं होते, बल्कि वो तो बायर्स होते हैं जो उस स्मॉल लैंड से खेती करके अपने फूड को सिक्योर करते हैं। और आज फूड की सिक्योरिटी के लिए उन्हें भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जिसके कारण रूरल एरियाज़ में फूड को परचेज़ करना कम हुआ है इस लॉकडाउन में। स्मॉल सैंपल सर्वेस के द्वारा ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। इस लॉकडाउन में इन्फ्लेशन बढ़ने से उन किसानों को बेनिफिट हुआ है जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में फूड की डिमांड ज़्यादा थी ना। इस बार खरीफ क्रॉप्स को बड़े साइज पर प्लांटिंग किया गया इस लॉकडाउन में। इस बार की रावी की क्रॉप्स में इनकम काफ़ी ज़्यादा फॉल हुई, जिसके कारण बहुत सारे हाउस होल्ड रूरल एरियाज़ के जिनके द्वारा अब दोबारा फार्मिंग की जा रही है अपने इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए और फूड सिक्योरिटीज़ के लिए। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने विलेजेस लौटे उन अर्बन सिटीज़ से, उनके पास आज कोई काम नहीं है, जिसके लिए वे अपने फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण एक बड़े स्केल पर खरीफ की क्रॉप को प्लांटिंग किया जा रहा है। बल्कि ये नहीं कि कुछ अच्छा सीज़न आया इस वजह से नहीं, ये जो ड्राफ्ट आया, जो इतने सारे जो कोविड-19 की महामारी के कारण आज बहुत ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में जुटी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा मंथली एम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज़ किया गया, जिससे पता चलता है कि जून और जुलाई में 13 करोड़ से लेके 12.6 करोड़ तक लोग आज इंगेज हैं फार्मिंग सेक्टर्स में। और ये सब इकोनॉमी के डिस्ट्रेस के कारण इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेबर फोर्स लगी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है रूरल एरियाज़ में 22.8% तक अप्रैल में, 21.1% मई और 9.5% तक जून में रहा। बल्कि इस ईयर के अगस्त 2020 का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इस साल के फरवरी और मार्च मंथ से। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इन सब प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशन निकाले। एग्रीकल्चर द्वारा भारत को 15% तक इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में। अगर एग्रीकल्चर ग्रो करता है तो 4% तक, तो वह ग्रॉस वैल्यू एडिड की ग्रोथ में 0.6% तक शामिल होता है। पूरा 1% इसे बनाने के लिए ग्रॉस वैल्यू एडिड की ग्रोथ में, जिसके लिए एग्रीकल्चर 6% तक ग्रो होना चाहिए, तो काफ़ी कम था इस 2020 की ग्रॉस वैल्यू एडिड में। इस कोविड में एग्रीकल्चर के रावी प्रेजेंस करने से बड़े स्केल पर खरीफ की प्लांटिंग की जा रही है, जिसके लिए फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। और इन सब से ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर्स की परचेज भी ज़्यादा बढ़ी है इस बार। लेकिन इन सब से भी क्रॉप्स के प्राइजेस कम होंगे, उस पर कुछ नहीं किया जा रहा। मार्केट्स कम होती जा रही हैं, आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है रूरल एरियाज़ में, जिसके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। जब गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लाया गया, जिसमें लग रहा था कि शायद इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन पैकेज से एग्रीकल्चर पर 50,000 करोड़ से कम की एड दी गई। बाकी जितनी भी स्कीम्स इसके अंतर दी गई वो पहले ही बजट में अनाउंस की गई थी। यह आत्मनिर्भर भारत पैकेज
इतना रोबस्ट नहीं जितना सोचा गया था। ना तो इसके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया फार्मर्स को, पीएम किसान स्कीम जिससे कुछ एड मिली थी फार्मर्स को, लेकिन वो स्कीम पूरी तरह समर्थ नहीं थी कि फुल सपोर्ट दे पाए फार्मर्स को। पीएम किसान स्कीम के तहत सिर्फ 6,000 रुपये पेमेंट की जाएगी किसानों को, जो पूरी तरह सपोर्टिव नहीं है। गवर्नमेंट को इसका साइज़ डबल करना चाहिए, जिससे 6,000 से लेके उसे 12,000 रुपये कर दिया जाए, जिससे हेल्प की जा सके उन मार्जिनल फार्मर्स की। और गवर्नमेंट को फार्मर्स की हेल्प के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से अच्छा, बल्कि गवर्नमेंट को सभी क्रॉप्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 150% पर C2 के प्रोडक्शन पर सेट कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स पर जो लोन है उसका टाइम बढ़ाने से अच्छा, बल्कि गवर्नमेंट को कुछ उन फार्मर्स के लोन का इंटरेस्ट खारिज कर देना चाहिए जो लोन किसानों द्वारा 2019 और 2020 में लिया गया। और गवर्नमेंट द्वारा लोन बेस्ड स्कीम जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के लिए निकाली गई हैं, उनकी जगह पर गवर्नमेंट उनको लोन की जगह एक डायरेक्ट हेल्प एक फंड के रूप में दे, जिससे वो इंडस्ट्रीज सेक्टर्स पर आए डिस्ट्रेस को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि आज इन सेक्टर्स पर कम से कम 20,000 करोड़ तक का डेप्ट हो रखा है। गवर्नमेंट को अभी कोई लोन केस स्कीम नहीं देनी चाहिए इन सेक्टर्स को, बल्कि एक फ़ंड अलोकेट किया जाए तो स्मॉल मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जो वो हेल्प की जा सकेगी उन प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि आज मिल्क के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हुए इस कोविड-19 में। आज गवर्नमेंट द्वारा इस लॉकडाउन में जितने भी स्टेप्स लिए गए वो सब फार्मर्स को कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उनके साथ मजाक कर रही है उन पॉलिसीज़ के, क्योंकि ना तो आज इन्वेस्ट की जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और ना ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा रहा है रूरल एरियाज़ में। इन सब से रूरल की इनकम में आज ज़्यादा डिस्ट्रेस है, और जिससे पुअर डिमांड है, प्राइस कम है और ग्रोथ कम हुई है रूरल इकोनॉमीज़ में। गवर्नमेंट को आज डिसीजन लेने चाहिए, ऐसे जो इकॉनमी उठाए फंड एलोकेटेड किया जाए रूरल इकॉनमी के लिए, जिससे एड मिले। अगर गवर्नमेंट द्वारा इसे डिले किया जाएगा तो हो सकता है इस महामारी से भी बड़ी कोई मुसीबत आए। तो हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है ड्रॉ डाउन इन इराक। इस आर्टिकल का कंटेंट है जिहादीस ग्रुप। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक डिसीजन लिया गया अभी रिसेंटली में, जिसमें यूएसए के सोल्जर ट्रुप्स को कम किया जाएगा इराक से, और इस डिसीजन से इराकी गवर्नमेंट के पास रिलीफ और बर्डन दोनों ही इंक्रीज़ होंगे। अगर इराक के पब्लिक ओपिनियन को देखें तो कि इराक की मोस्टली सिटीजन यूएसए की ट्रुप्स के अगेंस्ट में रहती है। जब यूएसए द्वारा ट्रुप्स द्वारा ईरानियन जनरल कसीम सुलेमानी को मारा गया था बगदाद में जनवरी में, जिसके लिए इराकी लॉ मेकर्स द्वारा नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन को पास किया गया यूएसए के अगेंस्ट में, और लॉ मेकर्स द्वारा गवर्नमेंट से अमेरिकन ट्रुप्स को हटाने का प्रस्ताव सामने रखा गया। लेकिन जो इराक की न्यू गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी की, वो नहीं चाहती कि यूएस ट्रुप्स को किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन में डील करें, कि मीन्स कि उन्हें कोई भी कॉम्बैट ऑपरेशंस एरिया नहीं दिया जाएगा। यूएस ट्रुप्स को सिर्फ ट्रेनिंग सर्विसेज और अदर ऑपरेशंस को डील करने की अनुमति दी जाए, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें इराक सॉइल से हटाया जाए, क्योंकि कादिमी की गवर्नमेंट द्वारा बोला यह जाता है कि धीरे धीरे करके यूएस ट्रुप्स को हटाया जाएगा इराक से। लेकिन यूएस ट्रुप्स को हटाने से इराक पर बहुत सारे चैलेंजेस और बर्डन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस ट्रुप्स द्वारा ही पास्ट में इस्लामिक स्टेट्स के अगेंस्ट में फाइट की गई थी। लेकिन ट्रुप्स को कम कर देने से इराक को चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा जिहादीस ग्रुप्स के अगेंस्ट में जवाब देने में। और अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा काफ़ी लंबे समय से ट्रुप्स को विड्रॉ करने की बात चल रही है। 2011 में प्रेसिडेंट बैरक ओबामा द्वारा यूएस ट्रुप्स को वापस बुलाया गया, लेकिन वापस बुलाने से आईएस ग्रुप्स का आतंक बढ़ने लगा इराक में, जिसके लिए दोबारा से ही ट्रुप्स को इराक में डिप्लॉय किया गया था। जब यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इलेक्शन की नींव यह रखी गई कि उनके इलेक्शन जीतने के बाद से यूएसए ट्रुप्स को उन एंडलेस वॉर से हटाया जाएगा, जिसके लिए यूएसए काफ़ी सालों से अदर सॉइल्स पर, अदर कंट्रीज़ की सॉइल्स पर अपने सोल्जर की इन्वेस्टमेंट करता है। आज इराक में आईएस का दबदबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यूएस के ट्रुप्स के कारण सब कुछ बैलेंस हो जाता था, लेकिन ट्रुप्स की पॉपुलेशन कम करने से आईएस का दबदबा की और बढ़ेगा। अभी यूएसए की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अमेरिकन ट्रुप्स को वापस यूएसए लाने का डिसीजन लिया गया, जिससे सिर्फ प्रॉब्लम रेज होंगी उन कंट्रीज़ में आईएस के द्वारा। यूएसए द्वारा ट्रुप्स को विड्रॉ इसलिए किया जा रहा है
बोला यह जाता है कि बड़ी मात्रा में एक जगह पर ट्रुप्स को तैनात करने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इराक में पास्ट के वॉर के समय कम से कम यूएसए के ट्रुप्स 1.5 लाख थे इराक में, लेकिन कुछ पिछले ईयर्स में 10,000 ट्रुप्स को एक प्लेस पर रखना रहना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हुआ है उन ट्रुप्स के लिए, जिसका कारण बोला यह जाता है कि इराक की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण और ईरान और सिया मिलिशियट का इन्फ्लुएंस होने से इराक में, जिसके कारण कुछ सालों से हर साल 10,000 ट्रुप्स की ज़िंदगी रिस्क में आ जाती है। इस साल की जनवरी महीने में यूएसए द्वारा सुलेमानी जनरल को मारने से शिया मिलिट्री द्वारा बहुत सारे अटैक किए गए अमेरिकन ट्रुप्स पर जिन्हें तैनात किया गया था इराक में। यूएसए द्वारा काफ़ी अटैक की गई बदले में ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया गया अमेरिकन एयरबेस पर इराक में, जिसमें कम से कम 100 अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड हुए। और सिया मिलिट्री द्वारा आज भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं यूएसए ट्रुप्स पर इराक में। सिया मिलिट्री के अटैक को रिटेलिएट करने के लिए मार्च में यूएसए के 3 ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें एक साथ मिलकर अटैक किया गया सिया मिलिट्री पर, लेकिन जिसमें से यूएसए के 2 ग्रुप्स मारे गए उन अटैक्स में। इसके बाद से यूएसए के ट्रुप्स की रिपोजिशन की गई, उनके स्टेशंस की, और ट्रुप्स को डिप्लॉय करना कम कर दिया गया इराक में यूएसए द्वारा। अंत में बोला यह जाता है कि अगर यूएसए इराक को छोड़कर जाता है तो इराकी गवर्नमेंट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इतना मजबूत करना होगा कि उनकी सॉइल पर कोई जिहादीज ग्रुप इराक को नुकसान ना पहुंचा सके। इराक में आईएस फाइटर्स अंडरग्राउंड मिशन को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहते हैं वहाँ पे। उन आईएस फाइटर्स की पॉपुलेशन अभी 10,000 है। यूएन असेसमेंट के अनुसार अभी 10,000 फाइटर्स एक्टिव हैं इराक में। इराक को इस इशू पर ध्यान देना चाहिए, अपील करनी चाहिए यूएसए की वे अपने ट्रुप्स को कम ना करे, क्योंकि 2011 में ट्रुप्स के जाने के बाद इराक से वहाँ की नूरी अल मलिकी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सेक्टेरियन पॉलिसी बनाई गई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उन स्मॉल फोर्सेस ग्रुप का इस्तेमाल किया गया आईएस से लड़ने में, जिसके कारण इराक नाकाम रहा अलकायदा को रोकने में इराक में, जिसके कारण बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ सीरिया में, जिसमें सुन्नी मुस्लिम को नॉर्दर्न इराक में हानि हुई सबसे ज़्यादा, और आईएस का दबदबा और मजबूत हुआ। जिसके बाद आज इराकी गवर्नमेंट को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं दोबारा से यह हिस्ट्री रिपीट ना हो। तो आज हमने 2 आर्टिकल को डिस्कस किया एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।